हेलो गाइस, माय नेम इज कृष्णा द्विवेदी और आप सभी का मेरे चैनल नॉलेज हंटर पे स्वागत है। सो गाइस, जैसा कि हम लोग हिस्ट्री की अपनी सीरीज कंटिन्यू कर रहे थे, उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हुए क्लास 10th की भी चैप्टर्स को उसको बिगिन करने वाले हैं। 9th की हमारी फ्रेंच रिवॉल्यूशन की सीरीज चल रही है। अभी थोड़ा हम लोग को डिले हो रहा है, हमारे पास सर्विसेज नहीं मिल पा रही है, हमारे पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स अभी मिल नहीं पा रहे हैं, इसलिए 9th की भी थोड़ी स्टॉप है। बट सर्टेनली 10th की क्लास की ज्यादा डिमांड आ रही थी, तो उसके लिए हम लोग इंडियन नेशनल मूवमेंट को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो रूल वही हमारा सिंपल सा रहने वाला है। आप एनसीईआरटी हिस्ट्री की जो बुक है उसको ओपन कर लीजिए और उसकी लाइन बाय लाइन को आप जब मैं रीड करूंगा उसको मैच करिएगा, और साथ में एक कॉपी ले लीजिएगा जिसमें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होने वाले हैं मैं उसको बताऊंगा, और साथ ही साथ जो उसके आंसर्स कहाँ हो सकते हैं और कैसे लिखना है या किस तरीके से फ्रेम हो सकते हैं बेटर तरीके से, उन सभी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा, एक भी लाइन आपको कोई दिक्कत नहीं देने वाली है, और एकदम फराटेदार लिख करके आओगे, एक नंबर की कमी नहीं होगी। ठीक है, तो करना क्या है, आपको करना है शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखना है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए और शेयर तो जरूर करिए। शेयर जितने भी आपका फ्रेंड्स है क्लास 10th में भी जो स्ट्रगल फेस कर रहे हैं ऑनलाइन क्लास के कारण, या फिर जो भी उनको स्टडी मटेरियल एग्जैक्टली मिल नहीं पा रहा है, उन सभी के लिए तो आप इनके लिए बेटर ऑप्शन दे सकते हो कि आप जो है एक एक एनसीईआरटी की लाइन जो है रीड करेंगे तो एग्जैक्टली जो है आपको अच्छे से मालूम चलेगा कि हाँ, ये पॉइंट हमारा बिल्कुल एक्यूरेट है। देखिए, फायदा एनसीईआरटी की एक-एक लाइन रीड करने में ये होता है कि आपको एग्ज़ैक्टली पता चल जाता है कि ये है क्या इसमें, मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा किस तरीके से आ सकता है। बेस आपको हो जाती है क्लियर, तो आपको जो क्वेश्चन्स पेपर में आते हैं तो आपको उससे डर नहीं लगता है। रट के चले जाने से उतना नहीं सॉल्व होगा अगर आपको उसको पूरा नॉलेज मिल जाए तो। वैसे भी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसमें तो हमें बहुत कुछ समझने को भी मिलेगा। ठीक है, तो इसको बिगिन करते हैं बिना किसी देरी के। तो आपको इंडियन नेशनल वार के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा। ये जो हमारी इंडिपेंडेंस है, ये जो आज़ादी मिली है, इतनी आसानी से तो मिली नहीं है, इसमें तो बहुत स्ट्रगल्स हुए हैं, बहुत लोगों ने अपने बलिदान दिए हैं तब हुआ है। जो अभी आप जो आज का शांति वाला माहौल देख रहे हो, इतना शांत एनवायरनमेंट जो हमारा बना हुआ है, 1947 में जो इतनी स्ट्रगल्स की गई थी, आखिर 1947 में ही देश आज़ाद हुआ था, लेकिन उसके पहले कितने फ्रीडम फाइटर्स अपना बलिदान दिए थे। तो उन्हीं में से एक छोटी-सी कड़ी है जो कि एक सीरीज़ ऑफ इवेंट्स थी लेकर के जब महात्मा गांधी आए थे, तो उन इवेंट्स को लेकर के चैप्टर में दर्शाया गया है, जिसके थ्रू जो हमारी जो इंडिपेंडेंस गेन करने में एक बहुत अहम भूमिका रही है। ठीक है, तो इसको मैं एनसीईआरटी का अपना ओपन कर लीजिए और जो मैं पहला पॉइंट बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से क्लियर कर लेते हैं और इसको समझते हैं। ठीक है? तो पहले थोड़ा बेस को समझ लेते हैं कि आखिर बिगिनिंग होती कैसी है। तो बिगिनिंग का ज़्यादा से ज़्यादा इम्पैक्ट होता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये भी मैं इसको कंटिन्यू करूँगा, यहाँ मिस हो गया है। ठीक है? तो पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या असर है, उसको ज़रा देख लेते हैं। आपको जैसे पता होगा कि वर्ल्ड वॉर जो है 1914 से लेके 1918 तक चला था। तो जैसे ही 1919 में क्या हुआ कि कुछ नेशनल मूवमेंट्स जो थे, कुछ नए आइडियाज़ जो नेशनल की आपको देश से आज़ादी से रिलेटेड, या फिर कुछ ऐसे आइडियाज़ जो थे, बड़ी तेज़ी से जो छोटे-छोटे सोशल ग्रुप्स थे, उनमें जो है वायरल हो रहे थे, एक तरीके से मतलब फेमस हो रहे थे, या फिर लोग समझ रहे थे कि हाँ, अब हमें भी आज़ादी की तरफ जो है बढ़ना चाहिए। तो ठीक है, तो इसका कारण क्या था? आखिर लोग ऐसा क्यों सोचने लगे? तो इसका रीज़न ये है, पहली तो बात, फर्स्ट ऑफ ऑल द वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। ठीक है? जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल वॉर का ही है। अगर वर्ल्ड वॉर 1 नहीं हुआ होता, तो ये जो इवेंट्स थे, ये शायद बिगिन भी नहीं हुए होते। ठीक है? तो जैसे ही वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तो उसमें क्या हुआ, इकोनॉमिक और एक पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट कर दिया। कैसा सिचुएशन क्रिएट किया कि जो आर्मी थी, जो वर्ल्ड वॉर 1 में जो ब्रिटिश आर्मी थी, उसको भाई लड़ाई करनी है तो उनको भैया भैया चाहिए पैसा। एक्सपेंडिचर थे, उनके पास उनको भाई हथियार, गोली निकल रही है तो गोली इतने दाएँ लड़ रहे हैं, वो खत्म हो रही है, तो उसके लिए वो कहाँ से लाएँगे? तो वो लाते थे अपने जितने भी उनके टेररिस्ट थे, यानी जितने भी उन लोगों ने कंट्रीज़ पे कैप्चर कर रखे थे, उनसे वो टैक्स लेते थे और वहीं वहाँ पे लड़ाई में लगा देते थे सीधे-सीधे। तो क्या करते थे, वॉर लोन्स लेते थे, टैक्सेस को इंक्रीज़ करते थे, जिसका सीधा-साधा असर हमारे देश की भोली-भाली जनता पे पड़ता था। कस्टम ड्यूटीज़ को बढ़ा दिया गया था, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया गया, पहली बार इनकम टैक्स भी आ गया। तो आपको आइडिया लग रहा हो कि ये जो वॉर एंड हुआ, वॉर एंड हो गया है, वॉर अभी चल नहीं रहा है, वॉर एंड हो गया है। वॉर एंड होने के कारण 2 आपको सिचुएशन क्रिएट होती है, एक पॉलिटिकल और एक इकोनॉमिक। इकोनॉमिक तौर पे ये कि भैया जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो ऑलरेडी गरीब हो चुकी थी। गरीब इन द सेंस उनके पास वॉर लोन्स इतने ढेर सारे थे उन लोगों को, और वो लोग पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसे क्रिएट हो गई कि वो टैक्स पे टैक्स बढ़ाए जा रहे थे। तो जो आम जो गवर्नमेंट थी, आम आदमी थी, उनके अंदर थोड़ी रोष की भावना उत्पन्न हो रही थी।
ठीक है। दो ईयर्स ऑफ वॉर प्राइसेस इंक्रीज डबलिंग बिटवीन, देखिए 1913 और 1918 में क्या हुआ, जो प्राइस था वो बूस्ट कर गया, यानी डबल हो गया। मतलब आप आइडिया लगा सकते हो कितना बुरा इसका असर पड़ा है, लीडिंग टू एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल। इससे बना अमीर को फर्क पड़ने वाला था, नहीं जो ऊपर जो मीडियम क्लास वाले हैं, जो सीधा साधा असर पड़ता था वो पड़ता था गरीब लोग को, इनके पास खाने के लिए भी उस टाइम किल्लत होती है, एक रोटी के लिए अलग तरसते थे। ठीक है, वहां पे ऐसा माना जाता था कि जो एक नमक एक आम चीज है, लोग उस पे भी टैक्स लगा दिया गया था, इतना बुरा टैक्स, जो कि मतलब नमक माना जाता है कि सबके पास अवेलेबल होना चाहिए, अमीर हो या चाहे गरीब हो, तो उसके पास नमक तो होता ही होता है। उस टाइम पे लोग केवल नमक मतलब चाट करके रह जाते थे, वो तो पानी लेते थे, नमक पी लिया, वो वहीं कर लिया, रोटी नमक खाते थे। ठीक है, किसी तरीके से अपनी सर्वाइवल बचा रहे थे। क्या हुआ, अब जो है सोल्जर्स की डिमांड बढ़ ही रही थी, भाई आर्मी वहां की मर रही है, तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने कहा कि भैया ऐसा है, गांव के लोग जो अब हमको सब सोल्जर सप्लाई करो। और उन लोगों ने क्या किया, फोर्स रिक्रूटमेंट किया। फोर्स रिक्रूटमेंट का मतलब होता है जबरदस्ती सेना में भर्ती कराने लगे, गांव के लड़कों को उठाया और जबरदस्ती भर्ती करा दिया। ठीक है, तो देखिए पहले इवेंट से इन्होंने पहला गुस्सा कराने का काम क्या किया, भैया टैक्स तुमने बढ़ा दिया, बढ़ाया तो बढ़ाया, पर डबल बढ़ा दिया। ठीक है, कस्टम ड्यूटीज बढ़ा दिया, इनकम टैक्स का इंट्रोडक्शन कर दिया, और साथ ही साथ अब तो तुमने हद कर दी, अब जो विलेज के लड़के हैं उनको उठा करके तुम मुझे फोर्स रिक्रूटमेंट करा रहे हो। तो क्या होगा, इन सब के कारण से क्या होगा, गुस्सा भरेगा, गुस्सा तो होगा ही होगा। देन इन 1918 एंड 1919 और 1920-21 में क्या हुआ भैया, अब ना भुखमरी आ गई, कहते हैं गरीबी में आटा गीला वाला हाल हो गया, क्योंकि इस टाइम पे आप ऑलरेडी इतने प्रॉब्लम में चल रहे हो, उस टाइम पे आपका जो है क्रॉप था वो भी फेल कर गया, जो कि मेन जो हमारा मानसून पे मेनली हमारे डिपेंडेंट फार्मर्स है और आज भी है, ऐसी बात नहीं है, तो क्रॉप्स बहुत सारे पार्ट्स इंडिया में थी, उस टाइम पे फेल कर गई, तो उससे क्या हुआ, शॉर्टेज ऑफ फूड हुआ। इकोनॉमिक्स का सीधा सा रूल है, अगर आपके पास कमोडिटी कम है तो प्राइस जरूर राइज करेगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपके पास सप्लाई कम है, तो अब ऑब्वियस सी बात है, आपकी जो वो बढ़ने वाली है प्राइसेस, वो बहुत तेजी से बढ़ेंगे। आई होप सभी को क्लियर आ रहा होगा, बहुत आराम से समझा रहा हूँ। अगर किसी को डाउट अराइज होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि आप सभी को समझ में आए। ठीक है, दिस वाज अकम्पनीड में इन्फ्लुएंजा एपेंडेमिक। देखिए अभी तो कोरोना का महामारी चल रहा है, तो वहां पे क्या पड़ा, उस टाइम कौन सी एपेंडेमिक पड़ गई, इन्फ्लुएंजा फैल गया था भैया। तो आपको तो आइडिया हो गया कि कितना बुरा होता है एपेडेमिक, तो ये बद से बदतर वाली हालात हो गई। तो क्या हुआ था, 1921 से जो अगर सेंसस की बात करें तो 12 to 13 मिलियन पीपल पेरिश्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फेमाइन्स एंड एपेडेमिक। ओके, पॉइंट टू बी नोटेड हियर कि जो इतने लोग जो थे वो पेरिश्ड हो गए, यानी खत्म हो गए, क्योंकि या फिर उनका तबादला हो गया, मतलब अफेक्टेड पड़े थे केवल 12 से 13 मिलियन। ठीक है, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, आई थिंक 1.2 करोड़ या 1.3 करोड़ लोग इससे अफेक्टेड पड़े थे। ठीक है, पीपल ने क्या उम्मीद किया कि जो हार्डशिप विल एंड आफ्टर द वॉर, लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है, जैसे लड़ाई खत्म हो जाएगी तब खत्म हो जाएगा, बट ये नहीं हुआ, वो और बद से बदतर हो गया, और बढ़ाए जा रहे थे और बढ़ाए जा रहे थे। जैसे कि मान लीजिए अब चल रहा है लड़ाई, तो सबके दिमाग में ये चला था यार चलो जब खत्म होगा तो सब नॉर्मल हो जाएगा, बट ऐसा नहीं हो रहा था। ठीक है, एट दिस स्टेज न्यू लीडर अपीयर्ड एंड सजेस्टेड न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल। इस टाइम पे एक नए लीडर आए, कौन थे वो लीडर, आपको शायद पिक में दिख ही गया होगा, जिन्होंने पूरी रूपरेखा बदल दी हमारे जो सोच थी लोगों की, कि जो बड़ा मतलब गुस्सा तो था ही, ये तो लॉयर थे, इन्होंने कैसे आइडियाज निकाले, कौन कौन से मूवमेंट्स निकाले, जो कि लोग के अंदर पैदा किया कि है नहीं, हमें जो है लड़ाई से नहीं, हमें अहिंसा से जो है अपनी जीत हासिल करनी है। ठीक है, सभी को डिस्कस करते हैं। हाँ, जैसे कि आपको पता ही है कि जो महात्मा गांधी थे 1915 में साउथ अफ्रीका से रिटर्न किए थे, तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने फाइट किया था रेसिस्ट रिजाइम। रेसिस्ट रिजाइम यानी कि जो कलर और ब्लैक एंड व्हाइट जो कलर का मूल भाव था। इसलिए मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ रफ, वहाँ पे ना कि केवल ब्लैक्स भी अफेक्टेड थे, वहाँ पे इंडियंस भी अफेक्टेड थे। इंडियंस ऐसे अफेक्टेड थे, वहाँ पे क्या होता था कि जो वहाँ पे इंडियंस है वो अपनी मर्जी से शादी नहीं कर सकते थे, उनको शादी करने के लिए अगर वो कोर्ट में भी जाना चाहे तो शादी नहीं कर सकते थे, उनको प्रॉपर उसका टैक्स देना पड़ता था। उसके बावजूद भी उनको कहा जाता है कि अगर उनको वर्शिप करना है तो अपने घर में घुस के करना है, उनको बाहर वो लोग दिखा भी नहीं सकते हैं। तो ऐसे तमाम चीजें का डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ हो रहा था। तो गांधी जी ने वहां पे भी अपना अहिंसा वाला रोल मॉडल अपनाया, और उनको जो है क्या कहते हैं सक्सेस दिलाने में मदद की, उनको जो है फ्रीडम करने की, उसमें जो है। तो उसी आइडिया के साथ अभी गांधी जी का वर्ल्ड में पूरा नाम हो चुका था, क्योंकि उन्होंने फाइट करके यहाँ पे आए थे, रिटर्न हुए थे। ठीक है, तो विद नोबल मेथड ऑफ मास एजिटेशन व्हिच ही कॉल्ड सत्याग्रह। अब देखिए सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जा रहा है।
उन्होंने हर बार यही कहा है कि हम जो है लड़ाई से नहीं, हम लोग जो है अहिंसा से जीत हासिल करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, मास एजिटेशन यानी बहुत मैसिव स्केल पे लोगों का सपोर्ट गेन किया और उसको उन्होंने कहा कि सत्याग्रह हम लोग स्थापना करेंगे। सत्याग्रह का मतलब क्या होता है? सत्याग्रह, अब जब क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, तो सत्याग्रह, आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फसाइज द पावर ऑफ ट्रुथ एंड द नीड टू सर्च फॉर द ट्रुथ, ठीक है। तो ये क्या है? सत्याग्रह है कि ये फोकस करता है कि जो सच्चाई की ताकत है या फिर जो सच्चाई को ढूंढने की ताकत है और जरूरत है सोचने की ताकत, वो है सत्याग्रह। वो सत्याग्रह का जो है ये एम्फसाइज करता है, एग्जैक्टली सत्याग्रह नहीं है, सत्याग्रह एम्फसाइज करता है कि हम उस सच की तलाश करेंगे और उस सच की तलाश की जरूरत क्यों है उस पर भी हम लोग फोकस करेंगे। आई होप आपको क्लियर आ रहा होगा, थोड़ा फिलोसॉफिकल है बट अगर फोकस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्या सजेस्ट करता है कि दैट इफ द कॉज वाज ट्रू, ये कहता है कि अगर लड़ाई जो थी वो बिल्कुल सच है, एंड द स्ट्रगल वाज अगेंस्ट इनजस्टिस, अगर अन्याय हुआ है उसके खिलाफ जो हम लोग आवाज उठा रहे हैं, देन फिजिकल फोर्स यानी जो समाज में जितने भी चारों तरफ की ताकतें हैं आपको आएंगी, आपको हेल्प करेंगी और आपको जो है जीत लेने में हासिल करेंगी और जो ऑपरेशर है यानी जो दुश्मन है उसको भी हराएंगी, ठीक है। तो ये आइडिया था सत्याग्रह का, गांधी जी यही बोल बोल के लोगों को मोटिवेट करते थे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। विदाउट सीकिंग वेनिजेंस यानी कि बिना किसी हथियार या फिर बिना गुस्सैल हुए हम लोग असत्याग्रही कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस, ये थे गांधी जी के शब्द। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। सत्याग्रह कॉन्सेप्ट बहुत कंफ्यूजिंग रहता है, लोगों को समझ में आता नहीं है, बट आपको ये माइंड में बैठा लेना है कि इट एम्फसाइज द पावर ऑफ द ट्रूथ एंड द नीड टू सर्च फॉर द ट्रूथ। इसका एम्फेसिस किस पे था? ठीक है, सजेस्टेड दैट द कॉज वाज नॉट नेसेसरी फॉर, मतलब कि अगर आपकी लड़ाई सच के प्रति है, आप सच्चाई से लड़े हो, आपने कोई गलती नहीं की है, जो जितने भी फिजिकल फोर्सेस हैं यानी कि जो जल, जैसे फिजिकल फोर्सेस जल हो गया, हवा, वायु, ये सब आपको मिल करके आपको जीत दिलाने में मदद करेंगे, यानी कि पूरी की पूरी कायनात आपको एक तरीके से समझ लो फाइट में जीत दिलाने की मदद करेगी। तो ये सत्याग्रह का आइडिया था और सत्याग्रही जब तक नहीं जीत सकता जब तक उसके अंदर जो है हिंसा जैसी भावना बैठी हो, ठीक है। तो सत्याग्रही कुड विल ओनली व्हेन without seeking vengeance or being aggressive, असत्य could win the battle through non violence, ठीक है। नॉन वायलेंस के यहाँ पे कंसेप्ट लगा दिया। दिस कुड बी डन, अब ये होगा कैसे? ये सब गांधी जी के आइडियाज हैं। अपीलिंग टू द कॉन्साइंस ऑफ द ऑपरेशन, सबसे पहले तो जो ऑपरेशर है यानी कि जो हम लोग को सता रहा है उसके कॉन्साइंस यानी उसकी अंतर आत्मा से सवाल करिए या फिर उनके अंतर आत्मा से पूछिए, अपील करिए कि क्या आप जो कर रहे हो हमारे साथ सही कर रहे हो कि नहीं करो, मतलब प्यार से पूछिए उनके आत्मा, उनके अंतर आत्मा में ये जो क्वेश्चंस अराइज होने लगे, ठीक है। जिस नहीं होता है पहले, मतलब प्यार से बोला जाता है कि आप हमारा काम करा दीजिए, नहीं करते हैं, तो गांधी जी का आइडिया था पीपल इंक्लूडिंग द ऑपरेशन हैड टू परसुएडेड टू सी द ट्रुथ इंस्टेड ऑफ बीइंग फोर्स्ड टू एक्सेप्ट द ट्रुथ, यूज ऑफ नॉन वायलेंस। जो लोग ऑपरेशर थे यानी जो सताते थे वो लोग फोर्स हो जाते थे कि हाँ जो सच्चाई है हमें उसी को हम मानना चाहिए। बाय द स्ट्रगल द ट्रुथ वाज बाउंड टू बी अल्टीमेटली ट्राउम्फ, इसी भावना के साथ जो सच्चाई है वो अल्टीमेटली जीत जाएगी। महात्मा गांधी बिलीव दैट धर्म ऑफ नॉन वायलेंस को यूनाइट ऑल इंडियंस, ठीक है। तो ये जो महात्मा गांधी का मानना था कि जो नॉन वायलेंस का धर्म है वो है सारे के सारे इंडियंस को यूनाइट कर सकता है, एकजुट कर सकता है। उनका मेन फोकस ये भी था कि हमें सभी भारतीयों को एकजुट करना है, ठीक है। तो वो सब कुछ लेकर के साथ में चल रहे थे। तो जब वो आए इंडिया में, जब महात्मा गांधी आए तो उन्होंने सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज किया सत्याग्रह मूवमेंट इन वेरियस प्लेसेस, ठीक है। तो 1916 में वो कहाँ गए? वो सबसे पहले गए चंपारण इन बिहार। चंपारण इन बिहार की बहुत एक अच्छी स्टोरी है, आपको इंग्लिश की शायद बुक में मिल भी जाएगी, 8th या 9th में है। तो उसमें क्या होता है कि मैं एक छोटा सा ग्लिम्स दे देता हूँ। एक जो लोकल पीजेंट होता है, जो सफरर होता है चंपारण में, तो वो गांधी जी के पीछे 3 महीने तक लगा रहता है कि आप हमारी बात सुनिए, नहीं चंपारण चलिए, वहां देखिए कितनी बुरी दशा है। तो गांधी जी अब परेशान हो जाते हैं, देखते कि यार 3 महीने से जो है जहां मीटिंग में जाते तो वो पीछे पीछे जाता था। फिर वो एक दिन बेंच पे बैठता था बाहर, तो गांधी जी एक दिन नोटिस किया कि नहीं अब ज्यादा हो गया। तो वो क्या किए, वो गए उसके साथ और वहां पे मैसिव स्ट्रगल किया, लोगों का मास सपोर्ट गेन किया और अल्टीमेटली ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मजबूर किया कि वो जो प्राइस था जो इंडिगो को बढ़ा दिए थे उसको जो है डाउन किया जाए और कुछ जो टैक्सेस थे उनको भी अबॉलिश कराया गया था।
ठीक है, तो ये तो चंपारण इन बिहार का राजनीति क्या था वहां पे, पीजेंट्स टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। वहां पे ऐसा सिस्टम था कि जो खेती का सिस्टम था कि मतलब अपनी ही जमीन पे खेती करने के लिए आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, देन इन 1917 ही ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू सपोर्ट द पीजेंट्स ऑफ खेदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। अब कहाँ गई ये खेदा में, दो इंपॉर्टेंट इवेंट्स याद कर लीजिए, खेदा डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात एंड चंपारण इन बिहार। ठीक है, अफेक्टेड बाय क्रॉप फेलियर एंड प्लेग एपिडेमिक, उसी टाइम पे प्लेग भी थी, याद रखिएगा प्लेग एपिडेमिक उस टाइम पे आई थी। Citizens of Kedah could not pay the revenue and were demanding that revenue collection be relaxed। वो बस यही कह रहे थे कि भैया हमारे पास फ्लैग ऑलरेडी इतना बड़ा हुआ है, ठीक है, तो क्रॉप भी फेल कर गया, तो आप थोड़ी रहम करके हमारा जो लोन है उसको जो है, मतलब लोन भी नहीं, वो टैक्स है वो हम लोग नहीं पे कर पाएंगे, इसलिए आप हमें माफ कर दो। महात्मा गांधी वेंट टू अहमदाबाद टू ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट अमंग्स कॉटन मिल वर्कर्स। ये खेदा डिस्ट्रिक्ट वाला जो था वो कॉटन मिल, अब अहमदाबाद भी गए जहाँ पे उन्होंने कॉटन मिल वर्कर्स के साथ भी मिल करके मैसिव सपोर्ट गेन किया। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक अभी तक सब कुछ क्लियर हो गया हो रहा हो। यदि मजा आ रहा हो तो आप इसको शेयर जरूर करिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में पूछिए जो भी आपको डाउट हो रहा हो। ठीक है, तो और अच्छे से मजा आएगा और सपोर्ट आपसे मिलेगा तो हमें भी खुशी मिलेगी, हम इसको और आगे कंटिन्यू करें। नाउ ठीक है, अगले पॉइंट पे जाते हैं, रॉलेट टैग के बारे में। सबसे पहले मैं एक दिमाग में आपके ये भर देना चाह रहा हूँ कि जब भी कोई आपसे कहे कि रॉलेट टैग है क्या, क्या है रॉलेट टैग, तो दिमाग में ये आना चाहिए, दिस इज एन एक्ट विच वाज हर्रिडली पास्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये अपने दिमाग में ये आना चाहिए भैया एक ऐसा लॉ था, एक ऐसा एक्ट था जिसमें जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को छूट मिली थी, जाओ जो मिले उसको उठाओ मारो पीटो जेल में डालो। ठीक है, ये रॉलेट टैग जैसे है, पहले इस दिमाग को बैठा लो कि जैसे ही कोई रॉलेट टैग बोलेगा मुझे इतना रहना चाहिए कि एक एक्ट बहुत जल्दी में पास कराया गया था और कहा गया था जो वहां पे दिख जाए इंडियंस उसको मारो पीटो और घुसेड़ दो जेल के अंदर, बिना किसी ट्रायल के, बिना कोई लीगल ऑथेंटिकेशन के। ठीक है, ये पहले दिमाग में भर लो, फिर मैं इसको समझाता हूँ तो आपको आइडिया लग जाए मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। ठीक है, involvement with the success, Gandhi ji in 1919 decided to launch a nationwide सत्याग्रह against the proposed of Rowlatt Act। ठीक है, तो अब ये जो है जब सत्याग्रह की सक्सेस दिखी गांधी जी तो उन्होंने सोचा कि यार चलो ठीक है, अब जो है इसको हम और आगे अलग लेवल पे ले जाते हैं, तो उन्होंने क्या किया, रॉलेट एक्ट प्रपोज किया 1909 में। मतलब रॉलेट एक्ट तो निकल चुका था लेकिन उसके अगेंस्ट में जो है एक सत्याग्रह मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट करने का किया। ठीक है, दिस एक्ट हैड बीन हरिडली पास थ्रू द इंटरलेज। देखिए जो जल्दी जल्दी में इंपीरियल लेजिस्लेटिव जो काउंसिल था, एक काउंसिल था वहां पे, उन्होंने क्या किया, जल्दी जल्दी से एक्ट को पास किया डिस्पाइट द यूनाइटेड ऑपोजिशन ऑफ द इंडियन मेंबर्स। उसमें इंडियन मेंबर्स भी थे, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जितने इंडियन मेंबर्स थे उन्होंने अपोज किया कि नहीं आप गलत कर रहे हो। क्या था उसमें, इट गिव द गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर्स, बहुत ज्यादा पावर दे देता है टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज। जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज आपको दिखती हैं, यू डोंट इवन केयर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, जाइए मारिए। क्या किया उन लोगों ने, अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। ठीक है, बिना किसी पूछताछ के कि भैया आप यहाँ पे कर क्या रहे हो, इकट्ठा है कोई, यहाँ 4 लोग इकट्ठा हैं, उनको लगे नहीं आप पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो उठाएंगे सीधे जेल में डाल देंगे बिना किसी ट्रायल को भी 2 साल के लिए। ठीक है, तो ये महात्मा गांधी को मालूम था कि ये रॉलेट चल रहा है, तो उन्होंने क्या किया, महात्मा गांधी वांटेड नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉ। जितने भी ये अनैतिकारी, जितने भी अन्याय वाले लॉस थे उनके खिलाफ वो सत्याग्रह स्टार्ट करना चाहते थे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करना चाहते थे, व्हिच विल स्टार्ट विद बाटल ऑन 6 अप्रैल, यानी कि 6 अप्रैल की प्लान बना ली गई थी कि 1919 में इसको स्टार्ट किया जाएगा। रॉलेट एक्ट याद कर लीजिए कौन से डेट को हुआ था, 6 अप्रैल 1919 को। ठीक है, ये स्टार्ट होने वाला था। अब क्या हुआ, गांधी ने तो डिसीजन ले लिया कि हाँ भैया आप चलो रॉलेट एक्ट स्टार्ट करते हैं, तो क्या हुआ, रैलीज वर ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस सिटीज। अब हो गया क्योंकि गांधी जी का नाम था, तो क्या हुआ, सिटीज में रैलीज खूब सारी ऑर्गेनाइज हो गई, वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक, रेलवे वर्कशॉप्स एंड शॉप्स क्लोज डाउन। सारी की सारी दुकानें बन गई, सब जो है छोड़ छाड़ के कूद गए कि भैया चलो हम यही करेंगे। तो जब जो ब्रिटिश ऑफिशियल थी, जब अलार्म हुई कि उनको लगा कि भैया ये क्या हो रहा है, ये तो लोग कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं, तो लोगों ने क्या किया, रेलवेज, नाउ ब्रिटिश ऑफिशियल्स को ये लगा कि जो टेलीग्राफ है और रेलवे लाइंस है, उन लोगों को ये लगा कि जितना भी ये स्ट्रगल स्टार्ट करने वाले, कहीं हमारा जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है कहीं इसी को लोग काट ना दें। ठीक है, जो रेलवेज को कट कर देंगे या फिर लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन हो गया, टेलीग्राफ हो गया, कट कर देंगे तो इनके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने ये डिसाइड किया कि जितने भी नेशनलिस्ट हैं उन सभी को नीचे गिराइए, उन सभी को डालिए जेल में। ठीक है, लोकल लीडर्स वर पिकेटेड, लोकल लीडर्स को पिक किया गया, कहां से पिक किया गया, अमृतसर से। ठीक है, और गांधी जी को तो अलाउ ही नहीं किया कि आप दिल्ली में एंट्री मारोगे, दिल्ली से एंट्री मारने से लिए बैठ कर दिया। किस दिन, 10 अप्रैल द पुलिस इन अमृतसर फायर्ड अपॉन पीसफुल प्रोसेशन। अब ये जो जलियांवाला बाग में से केयर है इसको भी मैं बताऊंगा अभी डिटेल में, लेकिन ये जो पीसफुल प्रोसेशन चल रहा था
उसके ऊपर जो है फायरिंग स्टार्ट कर दी गई। ठीक, उसको भी डिटेल में बताता हूँ। ऑन 10th अप्रैल द पुलिस इन अमृतसर फायर्ड अपॉन अ पीसफुल प्रोसेशन। ठीक है, ये जलियांवाला बाग में शहर की बात करें, प्रोवोकिंग वाइड स्प्रेड अटैक्स ऑन बैंक्स, पोस्ट ऑफिसर एंड रेलवे स्टेशन। मार्शल लॉ वाज इम्पोर्ट। मार्शल लॉ क्या होता है कि इसमें इस केस में जो है गवर्नमेंट जो है इसके पास बहुत सुप्रीम पावर आ जाती है, जैसा चाहती है वैसा ही होता है। वाज इम्पोर्ट कौन था ये, इन सभी का जो मेन मास्टरमाइंड ये था जनरल डायर। ठीक है, इसी ने कमांड ली थी और इसी ने इसकी प्लानिंग सारी की सारी इसी की प्लानिंग थी। ठीक है, तो इसको कंटिन्यू करेंगे। अब जो है इसको मैं अभी बताने वाला हूँ कि जो जलियांवाला बाग मैसेकर था उसको जरा डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है, तो अब जलियांवाला बाग मैसेकर को हम लोग समझने वाले हैं। उससे पहले आप, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कर दिया। लाइक आप लोग बहुत कम ही रखते हैं यार लाइक करने में। ठीक है, तो 13 अप्रैल को जो इनफेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस, क्या हुआ था यहाँ पे। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे, इस पिक्चर पे समझो थोड़ा सा कि ये मान लो ये हमारा पार्क है। ठीक है, एक पार्क है जलियांवाला बाग पार्क, और यहाँ पे छोटा सा एंट्री गेट है, बस यही एक एंट्री गेट है। और यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, हजारों की संख्या में लोग हैं इसके अंदर। इसका कोई एग्जिट पॉइंट नहीं है और बीच में एक कुआं है, इतना बड़ा कुआं है। ठीक है, तो हुआ क्या कि यहाँ पे लोग जो है पीसफुल प्रोसेशन कर रहे थे, गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी या फिर किसी गुल्ले को उठा करके लोग शांति से अपना जो है पीसफुल प्रोसेशन कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, जनरल डायर आए भैया, अपनी सेना लेकर के आए, यहाँ से पूरा घेराबंदी कर दिया। ठीक है, अब उन्होंने कहा फायर, फायर कर दिया और यहाँ पे ओपन फायर हुआ। जितने भी लोग थे यहाँ बुरी तरीके से मारे गए। कुछ लोग ऐसे भी थे, उन्होंने सोचा कि नहीं, हम लोग अंग्रेज से अच्छे से मरना है कि हम कुएं में कूद के अपनी खुद से जान दे दें। उन लोगों से मरने से अच्छा है कि मैं ऐसे ही मर जाऊं। ठीक है, तो बहुत लोग तो इसमें कुएं में कूद करके मर गए और आज भी इसका जो है कुआं जो वहां बना हुआ है उसी की तरीके से। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी घटना थी जो कि मतलब सारे इंडियंस के अंदर जो भावना थी और आग बबूला कर दी थी। ठीक है, तो अब इसको जरा डिटेल में यहाँ देख लेते हैं। सम केम टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट न्यू रिप्रेसिव मेजर्स, उठाए थे भैया गवर्नमेंट के मेजर्स को अपोज करने के लिए। और कुछ तो है कि भैया देखिए मतलब 20 to 30% आए, तो वहां पे क्या कहते हैं आपका जो है मतलब अगेंस्ट गवर्नमेंट के न्यू जो रिप्रेसिव मेजर्स थे उनके खिलाफ जो आए थे प्रोटेस्ट करने के लिए। लेकिन वहां पे जो ज्यादातर लोग थे वो एनुअल बैसाखी फेयर अटेंड करने आए थे। एक टाइप का फेस्टिवल होता है जो कि वहां पे हम पंजाबी लोग मनाते हैं। ठीक है, उसको फेयर को यानी कि मेले को मतलब जो अपनी फेस्टिवल मनाने आए थे। ठीक है, बीइंग आउटसाइड फ्रॉम द सिटी मेनी विलेजेस वाज अनअवेयर ऑफ द मार्शल लॉ। मतलब शहर के बाहर उन्होंने कारण क्या हुआ तो बहुत लोगों को मालूम नहीं था कि मार्शल लॉ लग चुका है। मार्शल लॉ लगता है तो गवर्नमेंट के पास सुप्रीम अथॉरिटी हो जाती है कि उठा उठा के मारना शुरू कर दे। ठीक है, कोई भी ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते एक जगह पे। मार्शल लॉ में ये होता है, जैसे धारा 144 है वैसे ही कुछ चीजें भी था। ठीक है, डायर एंटर्ड द एरिया, ब्लॉक द एग्जिट पॉइंट्स एंड ओपन फायर ऑन द काउंट, किलिंग हंड्रेड्स। हिज ऑब्जेक्ट, अब देखिए यहाँ पे जो मैंने समझाया, हंड्रेड्स लोग को ये ऐसे घेराबंदी किया, उसने मार दिया। हिज ऑब्जेक्ट वाज टू डिक्लेयर टू प्रोड्यूस अ मॉर्टल इफेक्ट, यानी उसको जो है जितने भी सत्याग्रही थे उनके दिमाग में ये डर डालना था कि जो फीलिंग ऑफ द टेरर जो है अभी भी खत्म नहीं हुआ है, अभी हम लोग सुप्रीम हैं, आप लोग हमसे अभी भी नीचे हो। तो डर की जो भावना थी वो जगाना उसका मेन मकसद था इस ओपन फायरिंग के कारण। जैसे ही जलियांवाला बाग का जो न्यूज फैला, क्राउड्स क्या थी वो सड़क पे आ गई नॉर्थ इंडियन टाउन्स में यहाँ। और क्या हुआ, देयर वर स्ट्राइक क्लैशेस विद द पुलिस एंड अटैक्स ऑन द गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। सब लोग आग बबूला हो कि भैया इतने लोगों को मार दिया, ओपन फायरिंग किया, तो कोई भी ऑब्वियस बात पे गुस्सा होगा। आज भी याद रखा जाता है, हमारे जैसे बहुत लोग शहीद हुए थे इसमें। गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद ब्रूटल रिप्रेशन, गवर्नमेंट ने साथ ही इसका करारा जवाब भी दी, बहुत बुरी तरीके से रिप्रेस कर दिया। सीकिंग टू ह्यूमिलेट एंड टेरराइज पीपल, लोग को डराया भी। सत्याग्रहियों वर फोर्स टू रब देयर, कितनी बुरी हालत कर दी। उनको फोर्स किया गया कि जो उनके जूते होते थे, उनका जो ग्राउंड था उस पर नाक रगड़वाने पे मजबूर कर दिया गया। उनको स्ट्रीट्स पे मतलब क्रॉल करने के, यानी कि चलने के लिए नहीं, लेट लेट के चलने के लिए। एंड टू सलाम, सैल्यूट टू ऑल साहिब, सारे साहिब जितने भी ब्रिटिश ऑफिसर उनको सलाम ठोकिए आप। ठीक है, नाक रगड़िए जमीन पर की, ये स्थिति दशा कर दी थी। पीपल वर फ्लॉस्ट एंड विलेजेस अराउंड गुंजरवाला इन पंजाब नाउ इन पाकिस्तान ओके वर बॉम्ब। जो थे दो तो जो विलेजेस थे उनको तो बॉम्ब से ही कर दिया काम। सिंह वायलेंस स्प्रेड, अब लग रहा है गांधी जी का तो मेन मकसद ये था कि भैया हमको अहिंसा से चलना है, पर देखा कि लोगों ने जलियांवाला बाग में शेर के प्रति इतना ज्यादा वायलेंस गेन कर लिया है, तो भैया डिसाइड किया कि मैं इसको कॉल ऑफ कर रहा हूँ, मतलब बहुत बुरी तरीके से ये फैल जाएगा। ठीक है, while the Rowlatt सत्याग्रह है widespread movement, it was still limited mostly to cities and towns। सबसे बड़ी बुरी बात इस टाइम पे ये थी, कम्युनिकेशन का किसी के पास कोई साधन नहीं था, किसी को पता ही नहीं चलता था कि भैया इस शहर में क्या हो रहा है। क्योंकि न्यूज़पेपर भी हार्डली अमीर लोग अफोर्ड कर पाते थे, गरीब वो भी नहीं अफोर्ड कर पाता था। उस टाइम पे पता नहीं चल पाता था कि मान लो यूपी में क्या हो रहा है, यूपी में ऑलमोस्ट यूपी के लोग को ही पता चल जाए वो बड़ी बात है।
तो महाराष्ट्र, ये केरला, कर्नाटका, ये सब में पता चल ही नहीं पता था क्या होता था। सब एक साथ यूनाइट होकर के अटैक करते तो ना कुछ बात बनती, बट ऐसा नहीं हो पा रहा था। तो क्या हुआ, महात्मा गांधी नाउ फेल्ट द नीड टू लॉन्च मोर ब्रॉड मूवमेंट्स इन इंडिया। उनको लगा कि अब और लंबे चौड़े मूवमेंट्स लेके आने की जरूरत है। ठीक है, तो क्या था, बट देयर वाज नो सर्टेन दैट नो सच मूवमेंट कुड बी ऑर्गेनाइज्ड विदाउट ब्रिंगिंग हिंदूज एंड मुस्लिम क्लोजर टुगेदर। देखिए गांधी की सबसे अच्छी बात थी, वो चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम की एकता बने रहे। हिंदू मुस्लिम अगर एक साथ हो गए तो ब्रिटिश का जाना तय था। ठीक है, तो हिंदू मुस्लिम को यूनाइट करने के लिए अब आएगा खिलाफत मूवमेंट। ठीक है, खिलाफत मूवमेंट को हमेशा याद रखिएगा दिमाग में, दिस वाज द मूवमेंट brought by महात्मा गांधी in order to unite Indian Hindus and Muslim। ठीक है, मेन मकसद इसका ये था। ठीक है, नाउ गाइस अब इसको ध्यान से समझिएगा, जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो उस टाइम पे जो ओटोमन टर्की था, ओटोमन टर्की एक तरफ था और उसके साथ दूसरी तरफ ब्रिटिश थे। तो जैसे ही ओटोमन टर्की जब हार गया, ठीक है, ओटोमन टर्की हार गया तो अफवाहें फैल गई। अफवाहें ये फैली कि जितने भी जो उनका रूलर था उनके ऊपर हार इम्पोज होने वाली है ओटोमन एम्परर। ओटोमन एम्परर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था। अगर इस्लामिक वर्ल्ड की बात करें तो उनको स्पिरिचुअल हेड माना जाता था। ओटोमन जो टर्की है जो वहाँ पे स्पिरिचुअल हेड माना जाता था, जिसको हम लोग खलीफा से डिनोट करते हैं, द खलीफा। इट वाज द स्पिरिचुअल हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड, खलीफा। ठीक है, तो खलीफा की टेम्पोरल पावर्स को बचाने के लिए, मतलब समझ लो कि बात वहां हो रही है, टर्की में हुआ, लेकिन इंडिया में भी इसका असर था। लोगों ने सोचा कि यार उन पे तो बहुत बुरा असर हो जाएगा, जितने भी मुस्लिम लीडर्स थे। उन्होंने क्या किया, एक कमेटी भी स्टैब्लिश की। ठीक है, कमेटी वाज फॉर्म्ड इन बॉम्बे मार्च 1919। तो यंग जनरेशन ऑफ मुस्लिम लीडर्स लाइक ब्रदर्स मोहम्मद अली एंड शौकत अली, मोहम्मद अली और शौकत अली, उन्होंने डिस्कस किया महात्मा गांधी के साथ कि क्या पॉसिबिलिटी है कि हम लोग यूनाइट होकर के जो इम्पोजिशंस लगने वाले हैं उनको कुछ कम कर दिया जाए या फिर उनको रोक दिया जाए। तो गांधी जी यहाँ सोचे कि यहाँ पे मुस्लिम लीडर्स हैं और उनको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि अगर मैं इनके साथ मिल करके वर्क करूं, उनको हेल्प करूं, तो क्या पता हिंदू और मुस्लिम एक साथ यूनाइट हो जाए। तो उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई, तो उन्होंने खिलाफत मूवमेंट की बिगिनिंग कर दी। ठीक है, तो द पॉसिबिलिटी ऑफ यूनाइटेड मास एक्शन ऑन दिस इशू, गांधी सॉ दिस एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग मुस्लिम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट। एक ही अम्ब्रेला की छत के नीचे हम लोग मिल करके आगे की लड़ाई लड़ेंगे। At the Calcutta session of the Congress in September 1920, he convinced other leaders of the need to start non-cooperation movement। अब इसकी बात उठने लगी, अब उन्होंने कहा अब नॉन कॉपरेशन की मूवमेंट की जो न्यू थी वो डलनी शुरू हो गई है। आई थिंक आप यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। अब लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर नॉन कॉपरेशन की हमें जरूरत ही क्यों पड़ी, क्या जरूरत थी नॉन कॉपरेशन की। तो हिंद स्वराज एक फेमस बुक है महात्मा गांधी की। इस फेमस बुक ऑफ हिंद स्वराज 1999, याद रखिएगा बुक्स पब्लिश की थी कौन सी ईयर में, महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड दैट द ब्रिटिश रूल वाज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये गांधी जी का मानना था कि हिंद स्वराज एक बुक थी 1999 में महात्मा गांधी ने पब्लिश किया। उन्होंने कहा कि जो अगर ब्रिटिश हम पे राज कर पा रहे हैं तो केवल इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि उससे इंडियंस है उसको कॉपरेट कर रहे हैं। जिस दिन इंडियंस कॉपरेट करना छोड़ दिए वो उनका राज्य भी खत्म हो जाएगा। ये गांधी जी का मानना था, उन्होंने अपनी बुक हिंद स्वराज में ये चीज लिख रखी है। ठीक है, तो इसको और आगे कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं क्या है। इंडियंस एंड हैड सर्वाइव्ड ओनली बिकॉज ऑफ दिस कॉपरेशन। तो अभी बताया मैंने कि कॉपरेशन के कारण ही जो है इंडियंस को सर्वाइव करा पाए हैं। इफ इंडियंस रिफ्यूज टू कॉपरेट ब्रिटिश रूल इंडिया विल कोलैप्स विद एन ईयर एंड स्वराज विल कम। अगर इंडियंस अगर छोड़ दें ये सपोर्ट करना तो बहुत ही लार्ज स्केल पे जो है इनका जो स्वराज का जो सपना है वो सच हो सकता है। स्वराज का मतलब होता है खुद का राज, अपना राज। ठीक है, नो इफ एंड बट, किसी का बाहरी का नहीं। हाउ टू नॉन कॉपरेशन बिकम अ मूवमेंट, ये कैसे बन सकता है मूवमेंट। गांधी जी एक नया मूवमेंट को जो है उनको जो है स्टेजेस में अनफोल्ड करने का उन्होंने सोचा। ठीक है, इस टाइम पे बताऊं तो ये जो चरखा आप देख रहे हो एक मैसिव, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सिंबल बन गया था उस टाइम पे, और इतना ज्यादा फेमस हुआ था कि इवन जो हमारा फ्लैग है उस पर चरखा पहना गया था। चरखा जो था सिंबलाइज था कि ये जो है हम लोग अंग्रेजों का परित्याग करेंगे, बनी हुई कोई भी चीज जो है हम लोग नहीं यूज करने वाले हैं। बहुत कपड़े जलाए गए जितने भी थे, अभी मैं बता रहा हूँ आगे क्या क्या हुए थे। ठीक है, इट विल बिगिन विद द सरेंडर ऑफ टाइटल्स ऑफ गवर्नर अवॉर्डेड एंड बायकॉट ऑफ द सिविल वर्कर्स। सही, जितने भी टाइटल्स हैं, जैसे कि बोलते हैं डॉक्टरेट की उपाधि दी थी। ठीक है, जैसे कि बहुत बड़े राइटर्स होते थे उनको उपाधि दी गई थी जितने में, तो उसको कहा कि आप सरेंडर करिए, इनको छोड़िए, बॉयकॉट करिए। सिविल सर्विस, आर्म, पुलिस एंड रिलेटिव लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल्स एंड फॉरेन गुड्स, जितनी भी चीजें हैं इन सभी को आप बॉयकॉट करिए, छोड़िए, सर से हटा दीजिए जड़ से। Then in case of government use repression for civil disobedience campaign will be launched। ठीक है, तब गवर्नमेंट को ऐसा लगेगा कि
मतलब कि अब जो है ये रिप्रेस कर रहे हैं, तो उस टाइम पे सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन लगाते हैं। सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन यानी सॉल्ट मार्च वाला इंसिडेंट है, जो गांधी जी ने दांडी मार्च निकाली थी, उसको भी आगे आपको डिस्कस बताऊंगा कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का स्टार्टिंग गोल्स क्या था, एम्स क्या था, ठीक है। तो द समर 1920 महात्मा गांधी एंड शौकत अली टूर्ड एक्सटेंसिवली। देखिए गांधी जी जो थे बहुत लंबा चलते थे, आई थिंक 16 टू 20 किलोमीटर डेली चलते थे, लोगों से जाके मिलते थे, अपने कैंपेन्स के बारे में समझाते थे कि हम लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं, हमें ये करना है। मेनी विद इन द कांग्रेस वर हाउएवर कंसर्न अबाउट द प्रपोजल्स, ठीक है। कांग्रेस के कुछ लोग ऐसे थे, इनको लग रहा था कि अभी भी हम प्रपोजल्स के लिए उनको टेंशन हो रही थी। They were reluctant on boycott of the council elections। अब देखिए गांधी जो कांग्रेस थे, उनके दिमाग में ये आ गया था कि देखिए रेगुलर इंटरवल पे इलेक्शंस होते रहते थे, कि तो कांग्रेस ने सोचा कि हम लोग इसको भी बॉयकॉट करने का सोचेंगे ना। नवंबर 92 में एक इलेक्शंस होने वाला था, बट दे फियर दैट द मूवमेंट माइट कॉल पॉपुलर वायलेंस। उनको लगा कि हम लोग इसको बॉयकॉट करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ढेर सारा वायलेंस निकल जाए, ठीक है। तो पहले एक बात समझ लीजिए कि आप सोच रहे हो कि यार इंडिया आजाद नहीं हुआ तो कांग्रेस ये पॉलिटिकल पार्टी कहाँ से आ गई। तो पॉलिटिकल पार्टी जो थी ये कांग्रेस के ही देन है, जो हम उसके फाउंडर हैं। एक छोटा-सा आपको थोड़ा-सा हिंट देता हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या था कि 1885 में जो ब्रिटिश ऑफिशियल थे, गवर्नमेंट से उनको लगा कि क्यों ना, उनको लग रहा था कि ये लोग पॉलिटिकल जो है, जब 1857 का बैटल देख लिए तो उनको डर लगने लगा, कि भैया ऐसा है अभी लड़ाई कर रहे हैं तो हो सकता है आगे चल कर के बहुत बुरी हमारी हालत कर दे। तो उन्होंने कहा क्यों ना उनको लुभाने के लिए कि एक पार्टी, छोटी-सी पार्टी, मतलब एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन दे देते हैं, कि बस लोग ये सोचेंगे कि हाँ, अपना कुछ भी मतलब वहाँ रिप्रेजेंटेशन है। तो ये सोचे थे वो लोग कि मैं वो लोग बस केवल नाम के रह जाएँगे, केवल नाम की पॉलिटिकल अथॉरिटी रहेगी, सारा डिसीजन हमारा रहेगा। तो इसी उम्मीद के साथ ये हम जो थे, उन्होंने के जो फाउंडर थे, उन्होंने कांग्रेस की स्थापना की, और वहाँ पे आइडियाज़ जो है, लेकिन धीरे-धीरे जो लोग थे कांग्रेस के, उन लोगों ने स्वराज की डिमांड शुरू कर दी कि हमें नहीं, अब आधा नहीं, पूरा नहीं, हम लेंगे तो पूरी की पूरी आज़ादी लेंगे। तो सबसे बड़ी डिमेरिट कहा जाएगा ब्रिटिश ऑफिशियल की, कि उन्होंने कांग्रेस की स्थापना करा करके जो मतलब आज़ादी में जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। उनकी मतलब अब समझ लो कि आप उनकी सबसे बड़ी खामियों में से एक चीज़ ये भी थी। ठीक है, आपने हो गया, अपन हम लोग का फ़ायदा हो गया, सबसे अच्छी बात ये है। In the months between September and December, there was an intense tussle with the Congress for while they seemed to be being supporters and the offenses of the movement। तो कांग्रेस में भी देखिए बहुत खींचातानी चल रही थी। कांग्रेस में 3 टाइप के लोग थे, मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट्स, रिवॉल्यूशनरी, मतलब 3 टाइपों में लोग बटे हुए थे। तो इसमें भी खींचातानी चलती रहती, सपोर्ट मिलता नहीं था। फाइनली द कांग्रेस सेशन ऑफ नागपुर एंड वर्कड आउट नॉन कोऑपरेशन वाज अडॉप्टेड, ठीक है। तो जो नागपुर सेशन था, वो एक कॉम्प्रोमाइज़ था, नागपुर सेशन अडॉप्ट किया गया, ठीक है। तो उसको जो है नॉन कॉपरेशन इसको जो है नागपुर सेशन जो था उसको कंप्रोमाइज कर लिया गया। मतलब कि समझ लीजिए कि जो नागपुर सेशन था, एक लुभाने के लिए जैसे नहीं करते हैं कि एक जो था, ओके। तो इसको डिस्कस करते हैं नाउ। अब देखिए कि जो मूवमेंट अनफोल्ड करते हैं इसको।